नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज जो है हम इस वीडियो में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। हमने पिछले वीडियो तक जो है वो हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा और विस्तृत जानकारी ली। वैदिक संस्कृति के अंदर जब बात करेंगे तो सबसे पहले यह देखेंगे कि यह संस्कृति जो है वो पूरी तरह से साहित्यिक स्रोतों पर आधारित है। इस संस्कृति की जानकारी जो है वो पूर्ण रूपेण जो है वह वेदों से मिल रही है। वेदों में भी जो है समय जो 1500 से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व के मध्य का समय है, उसमें अलग अलग समय में जो है अलग अलग वेद लिखे गए। तो इसीलिए जो है उनमें जिस समय में जो वेद लिखा गया है उसके अनुसार जो है हम इस संस्कृति को दो भागों में बांटते हैं। पहला, जब ऋग्वेद की रचना की गई, यह काल था 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व तक आते आते ऋग्वेद जो है वो संपूर्ण रूप से लिखा जा चुका था। और इसके पश्चात जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य 3 वेदों की रचनाएं की गई और ये वेद थे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस समय को जो है वो उत्तर वैदिक काल में गिना जाता है। तो अगर आप संपूर्ण समय की बात करेंगे तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है उसकी जानकारी के लिए जो केवल सोर्स है वह वेद ही है और इन वेदों पर जो है अलग अलग पुस्तकें विस्तारित करने के लिए लिखी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक संस्कृति की, और वैदिक संस्कृति बनाने वाले हैं आर्य। आर्य जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, संभ्रांत, यानी वह व्यक्ति जो कुलीन है, श्रेष्ठ है या उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है या संपन्न है, उसे जो है आर्य कहते हैं। और इन आर्यों के द्वारा जिस संस्कृति का निर्माण किया गया है उसे वैदिक संस्कृति कहा गया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूपेण जो है वह पुरातात्विक स्रोतों पर या प्राप्त अवशेषों पर निर्भर थी। यह जो वैदिक संस्कृति है यह पूर्ण रूपेण जो है वह साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर है। यूं अगर बात करते हैं तो वैदिक काल के अंदर कहीं कहीं हमें हरियाणा के भगवानपुरा से जो है तो कोई पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी भी मिलती है या अवशेष। हम बात करते हैं शिलालेख की, तो अगर वैदिक संस्कृति को पढ़ने में हम पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो हम पूर्ण रूप से जो है वो साहित्यिक स्रोतों पर ही इसमें विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी मैंने आपको पुरातात्विक स्रोतों में अगर बताया तो एक शिलालेख या अभिलेख जो हमें 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर से, हमारा तात्पर्य है तुर्किस्तान से, और यहां से जो अभिलेख प्राप्त हो रहा है इस अभिलेख पर जो है 4 प्रमुख देवता, ये देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नात्स्य, जिसे कहीं कहीं अश्विनी कुमार भी कहा गया है, का उल्लेख है। 4 प्रमुख देवता या देवताओं का उल्लेख है और ये जो है यह आर्यों के द्वारा पूजित किए गए देवता है। तो इतिहासकारों ने इसीलिए जो है अंदाजा लगाया कि आर्य जो है उनके प्रमुख देवता
इंद्रमित्र वरुण और आद्य है। दूसरी बात, इस अभिलेख का एक नाम भी है जिसे बोगोज कोई अभिलेख भी कहते हैं। और यहाँ से जो आर्य है उनकी धार्मिक स्थिति की जानकारी भी मिल गई। इनके जो है इसी अभिलेख से इतिहासकार जो है वो इतिहासकार मैक्स मूलर हैं, मैक्स मूलर, जो इनके निवास स्थान के रूप में एशिया माइनर को बताएंगे कि एशिया माइनर जो है वो आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान रहा है। और यहां से चलकर जो है यह दो शाखाओं में बंटकर एक शाखा जो है वह ईरान की तरफ बढ़ी और दूसरी शाखा जो है भारत की तरफ बढ़ी है। तो यह बात इतिहासकार मैक्स मूलर कह रहे हैं। ठीक है, तो एक मात्र अभिलेख से हमें इतनी प्रकार की जानकारी, और इसके अलावा देखिए समय जो है वो 1400 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो इतिहासकार यह भी कहते हैं कि जो आर्यों की संस्कृति की शुरुआत है वो लगभग 1400 या 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई है। तो सबसे पहले जो है इसमें जब अभी पुरातात्विक स्रोतों की हम बात कर रहे हैं, और अभी दूसरा मैंने जो इसके अंदर पुरातात्विक स्रोत है वह बताया कि हरियाणा के अंदर भगवान पूरा जो है यहाँ से हमें जो है वह पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई अवशेष के रूप में, और उसका संबंध जो है वह आर्य संस्कृति से जोड़ा है। इसके अलावा जो है कोई विशेष जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों की आर्य संस्कृति में नहीं मिलती। तो हम सीधे जो है वह साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, और साहित्यिक स्रोतों से पहले जो है आर्य या वैदिक संस्कृति का निवास कहाँ से है या मूल स्थान इनका कहाँ से है इसकी चर्चा करते हैं। तो पहला मत जो है वह मैंने बताया मैक्स मूलर के द्वारा प्रतिपादित, और जो है इनका प्रारंभिक स्थान एशिया माइनर बता रहे हैं। इसके अलावा इतिहासकार जो है, इतिहासकार जिनका नाम है तिलक, और ये जो है बाल गंगाधर तिलक जो अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदास, बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक में आर्यों का निवास स्थान जो है वह उत्तरी ध्रुव को बता रहे हैं। उत्तरी ध्रुव पुस्तक है द आर्कटिक होम इन द वेदास, द आर्कटिक होम इन द वेदास। विद्यार्थियों, बहुत से मत जो है वो प्रतिपादित किए गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा, लेकिन हम जो है वह मुख्य जो मत है उनकी चर्चा ही करेंगे। इसमें एक मत जो है वो दयानंद सरस्वती ने भी दिया है, और दयानंद सरस्वती तिब्बत जो है वहां से इनका संबंध बताते हैं। लेकिन सर्वमान्य मत जो है वह मैक्स मूलर के द्वारा प्रतिपादित एशिया माइनर का मत है, और इसकी पुष्टि जो है वह शिलालेख या अभिलेख से भी हो रही है। तो इसीलिए विद्यार्थियों जब आप इसके उत्पत्ति या मूल निवास स्थान की बात करेंगे तो इसमें जो है ये मत आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा जो है वो मैक्स मूलर कैस्पियन सागर के निकट से भी इनका संबंध बताते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब आर्यों के द्वारा, मैंने अभी आपको बताया कि एशिया माइनर से चलकर और ये लोग जो हैं वह दो शाखाओं में बटे, और दो शाखाओं में बटने के पश्चात जो है आर्य एशिया माइनर से चलकर एक शाखा जो है इनकी ईरान की तरफ बढ़ी और एक शाखा जो है इनकी भारत की तरफ बढ़ी।
और भारत में इन्होंने प्रवेश किया अलग अलग जो है कबीलों के रूप में। कबीलों में जो है भारत में इन्होंने प्रवेश किया और इसके पश्चात जो है आर्यों का यहाँ जो भारत के अंदर पहले से ही मौजूद संस्कृति थी, जिसे कुछ इतिहासकार दास या दस्यु कह रहे हैं और कुछ इतिहासकार इन्हें द्रविड़ कह रहे हैं, इनके साथ में इनका संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के पश्चात जो है इनको पराजित करने के पश्चात जो है आर्यों ने भारत में अपना स्थान बनाया। तो अगर आप भारत की बात करेंगे, मैप के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं, और इसमें यह देखते हैं कि एशिया माइनर से चलकर जो है एक शाखा ईरान की ओर बढ़ रही है और एक शाखा जो है भारत में प्रवेश कर रही है, और इसको अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर जो है भारत के अंदर प्रवेश कर रही है। तो यह जो है वह गंगा यमुना प्रारंभ में जो है वह अफगानिस्तान की नदियों के तटों पर, तत्पश्चात जो है वो पाकिस्तान के जो है नदी के तट पर और इसकी सिंधु घाटी नदी के सहायक नदियों के तट पर, और तत्पश्चात जो है ये भारत में जो है उत्तर प्रदेश तक जो है, अगर बात करेंगे जब उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर प्रदेश तक जो है ये लोग विस्तारित हो गए, यानी कि गंगा के तटवर्ती इलाकों में भी जो है ये बस गए। तो शुरुआत अगर 1500 आर्यों की शुरुआत या वैदिक संस्कृति की शुरुआत अगर 1500 ईसा पूर्व से करते हैं और 600 ईसा पूर्व तक इनका जो है विस्तार मानते हैं, तो यहां से जो है 1500 ईसा पूर्व में यानी ऋग्वेदिक काल तक जो है ये लोग अफगानिस्तान और जो है सिंधु नदी तक विस्तारित हुए, और उत्तर वैदिक काल में जो है गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में या तटवर्ती क्षेत्र में ये लोग जो है वो बस गए, और लगभग 600 ईसा पूर्व तक जो है पूर्ण रूपेण भारत में स्थायी हो गए। 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो यह एक ऐसा समय है जिस समय के अंदर महाजनपदों का उदय, जिस समय के अंदर दो नवीन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है उसका उद्भव हुआ है, और इसका मुख्य रीजन जो है वह उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें कठोरता का आना माना गया है। तो उत्तर वैदिक काल में जब नए नए राजवंशों का उदय हुआ और नए राजवंशों के उदय में उन राजवंशों में स्थायित्व है, और यह स्थायित्व जो है हमें महाजनपद के 16 जो राज्य हैं उनमें देखने को मिलता है। और साथ ही जो है वह दो नवीन धर्म जो कि ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म या आर्य धर्म के अलावा नए बनते हैं, और इसका मुख्य कारण जो है वह है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता का आना माना गया है। अब बात करते हैं, तो सबसे पहले आर्य जो है, आर्यों के जानने का हमारे पास में पहला स्रोत है वेद। ठीक है, वेद जो विद धातु से बना शब्द है। विद धातु का अर्थ है जानना, अर्थात जो जानने के लिए जिसकी रचना की गई है वह ग्रंथ जो है वह वेद माना गया है। इनकी संख्या जो है वह 4 मानी गई है। पहला
ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। विद्यार्थियों, इनकी मैंने प्रारंभिक जानकारी जो है वह तो आपको जब भारत की इतिहास जानने के स्रोत पढ़े थे उस समय आपको बताया था, और अब जो है इसको हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे तो वैदिक साहित्य जो है उस वैदिक साहित्य से जो है वो पूरी संस्कृति को जानने की कोशिश करेंगे। जो वेद हैं उन वेदों को कहीं कहीं संहिता भी कहा गया है। संहिता, संहिता का मतलब मंत्रों का संग्रह, अर्थात ऐसी पुस्तकें जिनमें मंत्रों का संग्रह हो उन्हें संहिता कहा गया है, और उन संहिताओं में वेदों को शामिल किया गया है। यूं तो महाभारत का एक नाम भी जय संहिता जो है प्रचलित रहा है। और अब बात करते हैं इसका दूसरा मीनिंग, जिसे श्रुति भी कहते हैं। वेदों को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि ये श्रवण करने योग्य मानी गई पुस्तकें हैं। श्रवण करने योग्य मानी गई पुस्तकें। इसमें भी इतिहासकारों ने यह कहा है कि इनको परमेश्वर या भगवान के द्वारा जो है वो सुना गया है, इसीलिए जो है इनको श्रुति कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद की और यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे इसी जो है टॉपिक में। सबसे पहले ये बात करते हैं कि एक ऐसा समय जिसमें संपूर्ण जानकारी जो है वह ऋग्वेद एक पुस्तक से ही मिल रही है, इसे जो है वैदिक काल कहा गया है। इसे कहीं कहीं पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। ऐसा समय जिसके अंदर 3 वेद जो है वह रचित किए गए और संपूर्ण जो है जानकारी इन्हीं के द्वारा मिल रही है, इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। ठीक है, तो संपूर्ण जो समय है पूरे समय को 2 भागों में बांट लिया, और इन 2 भागों से जो है वो पूरी संस्कृति की जानकारी मिल रही है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है, जिसके रचयिता या संकलनकर्ता के रूप में नाम आता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है वह आपको एक बड़ी समस्या आएगी। समस्या यह है कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का नाम जो है वह महाभारत के रचयिता के रूप में भी देखने को मिलता है, और इधर ऋग्वेद के रचयिता के रूप में भी कृष्ण द्वैपायन या संकलनकर्ता के रूप में। संकलनकर्ता से मेरा तात्पर्य यह है कि इस वेद को, जिसके अंदर 10 मंडल है, जिसके अंदर 1028 सूक्त है, 10,464 ऋचाएं या श्लोक हैं, उनका संकलन उनको अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। उन ऋषियों से उसको एक पुस्तक का स्वरूप जो है वो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने दिया है। तो ये संकलनकर्ता जो है वह महाभारत का जो समय है वह लगभग जो है वो 600 ईसा पूर्व के बाद का है। ठीक है, क्योंकि महाभारत को जो है वो महाकाव्यों की श्रेणी में रखा गया, और महाकाव्य जो है वो उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में लिखे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ऋग्वेद जो है उसके संकलनकर्ता 1500 ईसा पूर्व, इससे 1000 ईसा पूर्व की इस पुस्तक का संकलन उस समय में कर रहे हैं, तो ये इतने लंबे समय तक इन पुस्तकों का संकलन कैसे करने में कैसे सक्षम हुए? तो इसके लिए इतिहासकार यह कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नाम से भी जो है अलग अलग व्यक्ति हुए हैं। तो दोनों के रचयिता जो है उनके नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में कि वेद जो है जिसके अंदर संस्कृत की कलिष्ट भाषा में
जो है आर्यों की संस्कृति की चर्चा की गई है। और आर्यों की संस्कृति की चर्चा करते हुए जो है पूरे जनजीवन पर प्रकाश डाला। तो मैंने आपको ये बताया कि एक समय जो 1500 से लेकर 1000 का समय है वो पूरा का पूरा ऋग्वेद से पढ़ेंगे, और एक समय जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का है उसे जो है इन तीनों वेदों से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक छोटा प्रश्न और बनता है कि इन तीनों वेदों को मिलाकर जिसके अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रारंभ में इतिहासकार जो है इन तीन ही वेदों को जो है वो वेद के रूप में मानते थे, अथर्ववेद को वेद के रूप में नहीं मानते थे, क्योंकि इन अथर्ववेद के अंदर जो मंत्र है वह पृथ्वी संबंधित, चिकित्सा संबंधित या मानव जो है उसके क्रियाकलापों से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जो मंत्र है वह आर्यों की संस्कृति के परिचायक हैं। इसीलिए जो है प्रारंभ में विद्वानों ने इसे जो है इस श्रेणी में या चतुर्थ वेद की श्रेणी में शामिल नहीं किया था, लेकिन तत्पश्चात जो है इस पर विचार विमर्श करके अथर्ववेद को भी चतुर्वेद की श्रेणी में रखा गया। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो है वह अथर्ववेद है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो है ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद जो है इसके अंदर देवताओं की स्तुतियां, या उन्होंने जो है मनुष्य ने देवताओं की किस प्रकार से स्तुतियां की है यह सब जानकारी मिलती है। प्रार्थनाएं, पूजाएं जो है वो की है उस जानकारी मिलती है। इसका जो स्तुति करने वाला है उसका एक विशेष नाम मिलता है जिसका नाम है होत्र। तो यहाँ पर जो है मैं साथ साथ में आपको इनकी स्तुति करने वालों के या इससे संबंधित जो पुरोहित या पुजारी हैं उनके नाम भी लिख देता हूँ। इसमें होत्र, इसका अर्धर्वयु, इसका उद्गाता और इसका ब्रह्मा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद के अंदर स्तुतियों से संबंधित व्यक्ति होत्र है। यजुर्वेद जिसके अंदर यज्ञ किया गया है उससे संबंधित व्यक्ति अर्धर्वयु है। यजुर्वेद के दो पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और सामवेद जिसके अंदर आर्यों के द्वारा जो स्तुतियां की गई हैं उनको किस रूप में, छंदबद्ध रूप में गाया गया है, यानी संगीतबद्ध जिन श्लोकों को किया गया है। और ये जो संगीतबद्ध श्लोक हैं जो कि वास्तव में ऋग्वेद से ही जो है लिए गए हैं सामवेद में, इससे संबंधित जो पुरोहित या पांडित्य व्यक्ति है उसका नाम है उद्गाता। और अथर्ववेद के अंदर जो है जिस व्यक्ति का नाम मिलता है या जिन ऋषि का नाम मिलता है जो कि इस का यज्ञ या कार्यकलापों का निरीक्षण करने वाले थे, उनका नाम ब्रह्मा मिलता है। तो रचना काल से लेकर जो है अगर आप बात करते हैं, हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता को शुरुआत की तो हमने उसके विभिन्न जो है चरण देखे कि उसका निर्माण किन संस्कृति के द्वारा किया गया है, उसका काल क्रम कौन सा है, उसका विस्तार कौन सा है और कौन सी प्रजाति के लोगों ने उसे बसाया था और कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थल मिले थे। तो इसमें भी उसी प्रकार जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले काल क्रम, इसका काल क्रम, और काल क्रम हमें मिल गया 1500 से लेकर और 600 ईसा पूर्व के बीच में जो है दो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जानकारी, इस संस्कृति की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं मूल निवास स्थान, हमने जो है उसका इसकी बात कर ली। मूल स्थान जो एशिया माइनर माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं कि ये प्रजाति कौन सी है, तो प्रजाति के रूप में नाम मिलता है आर्य, जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हैं या पैसे वाले या संभ्रांत व्यक्ति है जो वहां से चलकर श्रेष्ठ जो है युद्ध कला में निपुण है और जो है भारत के अंदर पहले से ही मौजूद
दास या दस्युओं के साथ संघर्ष करके और जो भारत में स्थायी रूप में बस जाते हैं, इसे जो है आर्य कहा है। इसके अलावा जब विस्तार की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ही है कि प्राचीन जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद के अंदर जो है अफगानिस्तान की 4 नदियों और पाकिस्तान के अंदर ये जो सिंधु तट की समीपवर्ती नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, ऐसी 7 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलेगा। तो इससे यह जानकारी मिलेगी कि ये जो है आर्य प्रारंभ में यानी कि वैदिक काल के अंदर जो है इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में ही बसे हैं। और इसके पश्चात जब उत्तर वैदिक काल के अंदर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पढ़ेंगे तो अनुगंगा क्षेत्र तक इनका विस्तार देखेंगे। तो चौथा बिंदु अगर बात करते हैं विस्तार, तो ये भी हमने इसकी चर्चा की। अब साहित्यिक स्रोत जो है, उन साहित्यिक स्रोतों में किन किन साहित्यिक स्रोतों को शामिल किया गया है और इन साहित्यिक स्रोतों में जो है वेद से संबंधित कौन से हैं, अर्थात जो है वेद की ही आगे बढ़ाने वाली पुस्तकें हैं अथवा अलग अलग पुस्तकों से इस संस्कृति को जानने को मिल रहा है, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।